हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी एहसासों की दुनिया में, जहां आपको मिलेंगी मेरी लिखी प्यारी प्यारी कहानियां। तो मित्रों, मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे सोलमेट भाग 29। निमृत का मन उदास था। हालांकि वो समझ गई थी कि अम्मा और गिरजा क्या चाहते हैं, और वह इस बात को भी भली भांति समझती थी कि अम्मा और गिरजा जो चाहते हैं वह कहीं से गलत नहीं है। एक ऐसा परिवार जहां पर अभी अभी घर की मुख्य महिला की मृत्यु हुई हो, उस घर में जब कोई नई बहू आएगी तो परिवार के सदस्य उससे यही उम्मीद करेंगे कि वह घर परिवार संभाले, ना कि पढ़ाई करे और कॉलेज जाए। तो गिरिजा और अम्मा भी एक तरह से कहीं से गलत नहीं थी। अब ये बात अलग थी कि निमृत के सपने कुछ और थे और उसकी सोच भी कुछ अलग। पर सुधाकर के जाते ही जैसे सब कुछ बदल गया था, निमृत की सोच भी और उसके सपने भी। हालातों के आगे समझौता करके उसने अबीर के साथ रिश्ता जोड़ा था। तो अब आगे जो भी परिस्थितियां आनी थी उसे उन सबको का सामना करना ही था, और वह इन सब के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर सही तो कहा था गिरिजा ने। गिरीश जी के इतने एहसान जो थे उस पर, इतना बड़ा उपकार वह यूं ही तो नहीं भूला सकती थी। अनाथ हो चुकी निमृत और उसकी बहन को त्रिपाठी ने न सिर्फ समझा संभाला, बल्कि अपने घर में ले आए अपनी बहू बनाकर। उन्होंने अपनी तरफ से जो सही कर सकते थे वही किया, क्योंकि अगर यह रिश्ता नहीं होता तो चैत किसी भी हाल में निमृत और सिमरन को यहाँ नहीं आने देता। और वह बहुत अच्छे से जानती थी कि दिल्ली में और उस मोहल्ले में रहते हुए वह चैत से कब तक बच सकती थी, वही तो भगवान ही मालिक है। और उस पर घर परिवार की जिम्मेदारी पूरा संभालना, खर्चा उठाना, सिमरन को संभालना आसान तो नहीं था। इन सब में गिरीश ने उसकी मदद की थी, तो इस नाते अब निमृत को भी सोचना था कि वह गिरीश और उनके परिवार को संभाले। यही सही रहेगा, मुझे ये करना है, तुझे ये करना ही होगा। मैं इतनी स्वार्थी तो नहीं हो सकती ना कि पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उन्हें और उनके परिवार को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाऊं। इस घर को एक गृहलक्ष्मी की आवश्यकता है, एक डॉक्टर की नहीं। और जब पापा ने इतना सब किया है मेरे लिए तो मुझे भी इस घर को संभालना होगा। उन्होंने मेरी सुरक्षा के खातिर अबीर की सहमति की भी परवाह नहीं की, और ना ही घर में किसी से पूछा, तो मुझे भी अब ये सब कुछ समझना होगा। मेरा जो है सो है, और अब क्या ही सपने देखना जब घर गृहस्थी ही संभालना है। पर मैं सिमरन को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उसके हर सपने को पूरा करूंगी। पर उसके लिए मुझे अपने सपनों का बलिदान करना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने सपनों को आगे रखा तो शायद इस घर में निभा कर नहीं चल पाऊंगी, और इसका नतीजा होगा कि सिमरन का भविष्य भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का भविष्य बर्बाद नहीं होने दे सकती। वादा किया है मैंने सिमरन से, उसे हमेशा संभालूंगी और उसका हमेशा साथ दूंगी। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, मैं सिमरन को जो चाहती है वह बनाऊंगी। शायद मेरी किस्मत में यही सब था, तभी तो इतना कुछ हुआ। पहले माँ चली गई और उसके बाद पापा, और अब जो भगवान ने मेरे आगे स्थिति रखी है उसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। दुखी होकर स्वीकार करने से अच्छा है खुशी खुशी स्वीकार करूं, तो शायद पापा को भी तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी। वरना पापा के मन पर भी यह बोझ रहेगा कि वह मुझे डॉक्टर नहीं बना पाए और उनके परिवार में आकर मेरे सपने बर्बाद हो गए। नहीं, मैं उन पर भी कोई बोझ नहीं रहने दूंगी। अब वही मेरे पिता है और उनकी खुशी और उनके मन की शांति भी मेरे लिए जरूरी है। निमृत ने मन ही मन सोचा और फिर उठकर वॉशरूम में गई। मुंह धोकर आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आज से निमृत का सफर खत्म हुआ और अब से जो सफर शुरू हो रहा है वह इस घर की बहू का है। इस घर की बड़ी बहू अबीर की पत्नी और गिरीश त्रिपाठी की बड़ी बहू, और यह फर्ज भी मैं निभाऊंगी। आखिर अब तक हर फर्ज जो निभाया है। निमृत के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फिर वह बाहर निकलकर रसोई की तरफ चल दी, जहां पर गिरजा खाना बना रही थी। लाइए बुआ जी, मैं हेल्प करती हूँ, निमृत ने उनके पास जाकर कहा। अरे बेटा, जरूरत नहीं है, अभी तो आए हो तुम। वो खाने वाली मेड भी छुट्टी कर गई है इस महीने, उसके घर में ब्याह है। पर तुम आराम करो 1-2 दिन, उसके बाद तो सब तुम्हें ही संभालना है। गिरिजा बोली, जानती हूँ कि सब मुझे ही संभालना है। अभी अभी दादी ने बताया कि आप 1-2 दिन बाद चली जाओगी, इसलिए तो आई हूँ। आपके साथ काम करूँगी तो थोड़ा यहाँ का तरीका सीख जाऊँगी। यहाँ पर सब लोगों को क्या पसंद है क्या नापसंद है, कैसा खाना खाते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं या सादा खाते हैं, मीठा पसंद है या जैसी भी जिसकी पसंद है, और उनका समय भी पता चल जाएगा। वरना आपके जाने के बाद और भी ज़्यादा परेशानी आएगी। निमृत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा तो एक पल को गिरिजा उसे देखते रह गई।
फिर उसके गाल से हाथ लगाया। मुझे माफ कर देना बच्चे, पर तुम समझ सकती हो कि विवाह होने के बाद परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रहती। हर लड़की का सपना होता है उच्च शिक्षा पाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, पर विवाह के बाद ससुराल वालों की इच्छाएं और अपेक्षाएं बदल जाती हैं और हमें उनके हिसाब से चलना ही पड़ता है, अन्यथा रिश्ता नहीं चल पाता है। तुम्हें आज मैं गलत लग रही होंगी, पर गिरजा अभी बोली रही थी कि निमृत ने उसे रोक दिया। नहीं बुआ जी, मुझे आप बिल्कुल भी गलत नहीं लग रही। मुझे उल्टा बहुत खुशी है कि आपने कम से कम साफ साफ शब्दों में सारी बातें कह दी और मुझे मेरी फर्ज और कर्तव्य याद दिला दिए, वरना मैं तो ख्याली दुनिया में जी रही थी। यथार्थ के धरातल पर आपने मुझे लाया, इसके लिए मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। थैंक यू बुआ जी, वरना यह बात मैं शायद धीमे धीमे सीखती तो मुझे भी तकलीफ होती और इस घर के लोगों को भी, पर आपने एक बार में ही सारी बातें एकदम मेरे सामने क्लियर कर दी। तुम्हें बुरा लगा ना? गिरजा ने कहा। हाँ बुरा तो लगा, पर इसमें आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है। अगर दोष है किसी का तो वह मेरे भाग्य का है और किसी का नहीं, और हर किसी की किस्मत में हर कुछ तो नहीं होता ना बुआ जी। अब तक मेरा सपना कुछ और था और अब से मेरा सपना कुछ और होगा। सपने तो अभी भी देखूंगी ना, बस सपनों का प्रकार और सपनों का तरीका बदल गया है। निमृत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और गिरजा के हाथ से सब्जी लेकर काटने लगी। बच्ची के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है मैंने, ईश्वर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, पर मजबूर ना होती तो कभी नहीं रहती यह सब। कहने की बातें हैं कि पढ़ाई लिखाई ससुराल में आने के बाद हो जाएगी, पर ससुराल आकर काम करना ही करना पड़ता है। उसके साथ अगर यह इतनी कठिन पढ़ाई करती तो ये दोनों में से किसी जगह की नहीं रहती, ना ही तो एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बन पाती, और ना ही एक अच्छी स्टूडेंट। इसलिए बस मैंने ये सब कहा, और फिर इस समय इस घर को, परिवार को एक बहू की जरूरत है। गिरजा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और फिर निमृत की तरफ देखा, जो कि सलीके से सब्जी काटकर धोकर एक तरफ रख चुकी थी। अब मुझे बता दीजिए बुआ जी कि कैसे क्या बनता है, मैं बनना शुरू कर दूंगी, निमृत ने कहा तो गिरजा उसे बताने लगी और निमृत ध्यान से बहुत ही बारीकी से उनकी कही बात सुनने लगी और उनके साथ मिलकर खाना बनाने लगी। तारानकन 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 तारानकन। सिमरन ने निमृत को काम करते देखा तो वह जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। वैसे भी अभी घर में किसी को जानती नहीं थी, नया घर नया माहौल था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करें और क्या बात करें। अभी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ था, तो कुछ पढ़ने के लिए भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी समीर ने लाकर उसके सामने भुट्टा कर दिया। सिमरन ने आंखें छोटी करके उसे देखा तो समीर मुस्कुरा उठा। यह क्या है? सिमरन बोली। क्यों, खाया क्या कभी? भुट्टा है मक्के का, जो कि इस सीजन में आता है और लोग नींबू और नमक लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट लगता। समीर ने हंसते हुए कहा। व्हाट ए जोक। जानती हूँ मैं ये सब, पर मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें खाना है तो खाओ, तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी। सिमरन बोली और उठकर जाने लगी। तुम ये हर समय आपका गोला बनी क्यों घूमती हो? ये गुस्सा सिर्फ मुझ पर है या हर लड़की से प्रॉब्लम है? तुम नॉर्मल बात भी तो कर सकती हो। मैं अभी भुट्टा लाया तो सोचा एक तुम्हारे लिए भी लेकर चलता हूँ। अब इस घर में दो ही तो छोटे लोग हैं, एक मैं और एक तुम, बाकी तो सभी बड़े बुजुर्ग हैं, तो बस यही सोच कर लिया है। इसमें इतना भाव खाने की क्या जरूरत है? मेरी मर्जी, में भाव खाऊं या न खाऊं। तुम अपने काम से कम रखो, और हाँ, मेरे आसपास मत आया करो, मुझे पसंद नहीं तुम्हारा मेरे आसपास मंडराना। सिमरन ने कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। इस लड़की की आखिर प्रॉब्लम क्या है? यह इतना गुस्से में और हर समय उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? शायद इसलिए कि यहाँ आए हैं, नई जगह है, नया घर है, अपना घर छोड़ना पड़ा है, या कोई और बात है। जो भी हो, पर गजब एटीट्यूड रखती है। मतलब इतना नखरे कौन देता है? एक तो उसे भुट्टा ऑफर किया, वह भी अपनी पॉकेट मनी से लेकर आया था, और उसमें भी नखरे। खैर उसकी मर्जी, मुझे क्या करना। अब मैं भी नहीं मदराऊंगा उसके आसपास, मुझे कौन सा पड़ी है उसके आसपास घूमने की। वह तो पापा ने कहा था कि उसका ख्याल रखो ताकि उसका मन लग जाए, इसलिए आ गया था। बाकी मुझे उससे ना लेना एक न देना दो। मेरे लिए मेरी निमृत भाभी और मेरे भैया और पापा काफ़ी है। समीर ने खुद से ही कहा और सिर झटक कर वह भी किचन की तरफ चल दिया। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। क्या खास बनाया है आज आपने बुआ? समीर ने किचन में पैर रखते हुए कहा तो निमृत को देख एक पल को रुक गया। हाँ, बनाया तो सब कुछ तुम्हारी भाभी ने है, मैंने तो बस मदद की है।
यह आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, मिक्स वेज बनाई है, दाल और चावल बनाया है। बाकी अब रोटियां बनाने वाली है तो बुला लो सबको खाना खाने के लिए। गिरजा बोली, रोटियां आप ही बना लो बुआ जी, भाभी थक जाएंगी, आज पहला ही तो दिन है इनका इस घर में, और इतना काम। समीर ने कहा, नहीं कोई बात नहीं समीर, मैं कर लूंगी, अपने घर में भी मैं करती थी। निमृत बोली तो समीर ने गिरजा की तरफ देखा और कंधे उचका दिए। थोड़ी देर में अबीर, समीर त्रिपाठी और सिमरन खाना खाने बैठे। निमृत रोटियां बना रही थी और गिरजा सबको खाना परोसने लगी। अम्मा वही एक तरफ चारपाई पर बैठी देख रही थी। समीर का खाना हुआ तो वह उठकर रसोई में आ गया। भाभी अब आप बुआ जी और दादी खाना खा लो, मैं रोटी बना देता हूँ। नहीं नहीं समीर, मैं बना लूंगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उद्धरण चिन्ह, इसमें परेशानी वाली क्या बात है भाभी, मैं तो मम्मी के साथ भी बनाता था। अब भैया ठहरे, स्पोर्ट पसंद, उनकी डाइट भी ज़्यादा है और उनको ज़रूरत भी ज़्यादा है, और फिर मेरे और पापा की डाइट भी अच्छी है। इसके हिसाब से हम तीनों को खिलाते खिलाते ही अक्सर मम्मी भी थक जाती थी, तो उसके बाद मम्मी और दादी की रोटियां ज़्यादातर मैं बनाता हूँ, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। उद्धरण चिन्ह, अब तक बनाते थे पर अब मैं आ गई हूँ ना, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, तुम परेशान मत हो, बस थालियां लगा दो सबकी, मैं बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह, निमृत ने कहा तो समीर, अम्मा और गिरजा की थाली लगने लगा। आपकी भी लगा दूं भाभी? उद्धरण चिन्ह, नहीं मैं बाद में खा लूंगी, पहले शौव लूंगी। निमृत बोली तो समीर ने दोनों को खाना खिला दिया। किचन समेत निम्मी ने खुद की हालत देखी। इतना काम करने के बाद निमृत बेहद थक गई थी, शरीर पसीने पसीने हो रहा था, तो उसका कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ, और वह ऐसे ही हाथ धोकर और किचन समेट कर अपने कमरे में आ गई। शॉवल लिया और गीले बाल जमीन की तरफ लटका बिस्तर पर लेट गई। थकान के कारण पूरा शरीर टूट रहा था। एक तो सुबह से सफ़र किया था और फिर आज से ही उसने रसोई भी संभाल ली। कुछ देर हुई कि दरवाजे पर आहट हुई तो निमृत में पलट कर देखा। दरवाजे पर अबीर खड़ा हुआ था। अबीर को देख निमृत हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से अपना दुपट्टा कंधों पर डाला और उसकी तरफ देखा। अबीर, आप कहीं कुछ काम था क्या? निमृत ने हड़बड़ा के कहा, क्योंकि अबीर की निगाहें ठहरी हुई थी उस पर। नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, बुआ ने बताया कि तुमने खाना नहीं खाया है, तो पापा कहा कि तुम्हें खाना देकर आ जाऊं। शायद तुम थक गई होगी, आज पहला दिन है तुमने यहाँ पर इतना काम किया है, अबीर ने कमरे में आते हुए कहा और थाली को टेबल पर रख दिया। निमृत ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी बाहर जाने लगा, फिर पलट कर देखा। अगर जिम्मेदारियां ले रही हो यहाँ की तो अपनी भी परवाह करनी होगी, वरना बीमार पड़ जाओगे, फिर कैसे निभाओगी वो जिम्मेदारियां जिनके लिए शायद तुम नहीं बनी हो, अबीर ने कहा और तुरंत बाहर निकल गया। उसकी कही बात निमृत के सिर के ऊपर से निकल गई, पर भूख भी तेज लगी थी तो वह चुपचाप उठकर बैठ गई और खाना खाने लगी। सिमरन जो कि उसे देख रही थी, उसने निमृत के पास आकर उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया। वैसे इतने भी बुरे नहीं है अबीर भैया कि आप उनके रूम में जाकर ना रुको, सिमरन बोली तो निमृत ने आंखें बड़ी करके देखा। क्या मतलब है, और तुझे इन सब बातों से क्या लेना देना? निमृत ने कहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर जैसा देखा है और सुना है, हस्बैंड वाइफ तो एक ही रूम शेयर करते हैं ना, तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए और आप अबीर भाई के साथ जाकर रह सकती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सिमरन ने कहा, कौन रहेगा इस सपाट चेहरे वाले खड़ूस के साथ? पति है आपके? हाँ, पर अभी जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी चली जाऊंगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पता है ना कल पापा एडमिशन करा देंगे, तो फिर यहाँ के हिसाब से भी सिलेबस देखना होगा, इसलिए चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, समझी? निमृत ने सिमरन को झिड़क दिया तो वह वापस जाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। निमृत ने खाना खाया और थाली को रसोई में रखने गई तो देखा कि अबीर रसोई में ही था और दूध गर्म कर रहा था। निमृत ने थाली सिंक में रखी और अबीर की तरफ देखा। मैं कर दूं? निमृत बोली, जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, बेहतर होगा कि दूर रहो मुझसे, अबीर बोला और दूध को गिलास में डाला और तुरंत किचन से बाहर निकल गया। अखडू खडूस, निमृत ने से झटका और वह भी अपने कमरे में चली गई। अजीब लड़की है, गले ही पड़ी हुई है, पहले खाना बनाया और अब दूध गर्म करके देना है, धीरे धीरे करके सारे काम करने लगेगी मेरे, और फिर मुझ पर अपना अधिकार जताएगी और फिर अधिकार मांगेगी। मुझे नहीं पढ़ना इसके चक्कर में, मुझे दूर रहना है इससे, अबीर ने खुद से ही कहा और सीढ़ियां चढ़ गया।
अजीब पागल लड़का है, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी अकड़ दिखा रहा। यही तो कहा था दूध गर्म करके दे दूं। इतना क्या भाव खाना। जब खाना बना रही थी तब तो बिना गिनती किए रोटियां गटक रहा था और अभी इस तरीके से नखरे दिखा रहा है जैसे कि कभी किसी से कोई काम कराया ही ना हो। हूँ बड़ा आया बोक्सर। निमृत ने खुद से ही बड़बड़ाया और फिर बिस्तर पर जा गिरी। थकान के कारण से जल्दी ही उसकी नींद लग गई तो उधर अबीर की नींद गायब थी। अगला भाग जल्दी ही तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।